नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टर्वी ताल्लुक ऑनलाइन संस्थान में। मैं गौरव निरंजन हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे पहचान रहे होंगे। हम आज जो बात कर रहे हैं आपसे वो आगामी भर्ती परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बात कर रहे हैं। यह परीक्षा कुछ दिन बाद ही होने वाली है, लगभग दिसंबर में इसका एग्जाम है। इसके लिए संस्थान में एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जहां पर न केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा में निबंध लेखन तक की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। यह बैच सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के साथ संचालित हो रहा है। रवि सर, आलोक सर का इसमें आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका निबंध लेखन है, निबंध लेखन के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। निबंध लेखन में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। हिंदी विषय में पंडित अमरेश भट्ट सर का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इस बैच से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर जो भी परीक्षा उपयोगी सूचनाएं हैं वो प्रेषित की जाती रहेंगी। अगर मैं अपने विषय की बात करूं, भूगोल एवं पर्यावरण एवं उनसे संबंधित जो भी टॉपिक हैं, जैसे कृषि है, व्यापार है, वाणिज्य है, जनसंख्या, नगरीकरण है, तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराने के लिए मैं रहूंगा। और अगर हम बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, जो परीक्षा 2020 में आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में संस्थान ने बढ़िया रिजल्ट दिया था। हम लोगों ने बढ़िया बच्चों को पढ़ाया था। आप में से कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हमसे पहले भी पढ़े होंगे और जान रहे होंगे कि संस्थान की जो कार्यशैली है, जो अध्यापकों की कार्यशैली है, वो कितनी उत्तम है। यहाँ पर हर एक विषय आपको बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ाया जाएगा और विधिवत तरीके से आपके नोट्स हैं, आपका डाउट सेशन है, आपके पीडीएफ नोट्स हैं, सब कुछ आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। अगर मैं अपने विषय की बात करूं तो देखिएगा, आपको भूगोल एवं पर्यावरण में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल है, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य है, जनसंख्या एवं नगरीकरण है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष जानकारी। ये उत्तर प्रदेश जो स्पेशल है, यह न केवल प्री परीक्षा में यानी प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी वर्ष 2020 में यहां से प्रश्न पूछे गए थे। और सबसे बाद में पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम इतने सिलेबस की बात करें तो यह सिलेबस न केवल आपका प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन बने हैं। और साथ ही साथ जो आपका निबंध लेखन है, उसमें एक विशेष टॉपिक दिया गया है, पर्यावरण, जनसंख्या। तो वहां पर भी पर्यावरण से संबंधित आपसे निबंध पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो जानकारी आपको दी जाएगी, इसका आप निबंध लेखन में भी उपयोग कर सकेंगे। अगर हम इतने सिलेबस की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में लगभग यहां से आपको 35 अंक प्राप्त होते हैं और मुख्य परीक्षा में लगभग यहां से आपकी 70 प्लस अंकों की तैयारी होती है। यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के ही बता दिया कि वर्ष 2020 की अगर परीक्षा का हम आकलन करते हैं तो इतने पोर्शन से भारत एवं विश्व का भूगोल, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, जनसंख्या, नगरीकरण, यूपी स्पेशल और पर्यावरण, यहां से आपको प्रारंभिक परीक्षा में 35 प्लस अंक और मुख्य परीक्षा में 70 प्लस अंक मिले। ठीक है, आइएगा मुख्य परीक्षा का जो पेपर हुआ था वर्ष 2020 में, मेरे स्क्रीन पर है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूं सबसे पहले कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि संस्थान की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहता है। जो हम आपसे कहते हैं वो सत्यापित रहता है और हम 100% आपको सही बातें ही बताते हैं। अगर इस प्रश्न पत्र को आप देखें जो वर्ष 2020 में आयोजित किया गया, यहाँ पर 125 शब्दों में देखिएगा, मुख्य परीक्षा में यह इंपॉर्टेंस हो जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आप जो सीमा दी गई है, शब्द सीमा दी गई है, उसी के अंडर में लिखें। ठीक है, 125 शब्दों में लिखना था, 10 प्रश्न और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। यहां देखिएगा, अगर प्रश्न नंबर 3 को आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश पर संक्षिप्त चर्चा कीजिएगा, तो एक हो गया 10 नंबर का। उसके बाद अगर यहां पर देखिएगा तो ये उत्तर हम कह सकते हैं आर्थिक भूगोल, साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स से लिया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिएगा। हालांकि इसके अधिकांश चीजें आपको इकोनॉमी में पढ़नी होती हैं, लेकिन आर्थिक भूगोल में भी आपको ये समझाई जाएंगी चीजें। ठीक है, उसके बाद यहां देखिएगा प्रश्न नंबर 6 जो है वो एनवायरमेंट से लिया गया है। अक्टूबर नवंबर यानी शीत ऋतु में 2020 के दौरान भारत के राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 प्रश्न हो गए यानी 30 नंबर के प्रश्न हो गए। उसके बाद देखिएगा आगे प्रश्न देखते हैं,
भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिएगा। प्राकृतिक आपदाएं पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, भूस्खलन की घटना है, बादल फटने की घटना है, ये सभी घटनाओं को आपको पढ़ना है। तो 4 प्रश्न यहां पर हो जाते हैं 40 नंबर के। उसके बाद देखिएगा यहां पर जो खंड बा है, सेक्शन बी, इस सेक्शन बी में अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों की है कि 50 शब्दों में यहां पर आपको लिखना है। और यहां पर अगर देखें तो देखिएगा एक क्वेश्चन हमें ये मिल गया, भारत में सूखे के प्रमुख कारण। सूखा और बाढ़ एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब आवश्यकता से अधिक जल हो जाता है तो बाढ़, और जब आवश्यकता से कम जल हो जाता है तो सूखा की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो भारत में सूखे के प्रमुख कारण, साथ ही साथ भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सूखा है या जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न यहां पर हो गया और ये प्रश्न भी आपका 10 नंबर का है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री किसाई योजना, ये तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। भारतीय मानसून 2020 की मुख्य विशेषताएं देखिएगा। मानसून से क्वेश्चन पूछा गया, मानसून से क्वेश्चन पूछा गया तो यहां पर 60 नंबर की तैयारी आपकी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर बढ़े तो देखिएगा यहां पर लिखा है खंड सी में प्रत्येक के बारे में अधिकतम 25 शब्दों में आपको लिखना है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो शारदा नहर के बारे में और उत्तर प्रदेश के वेटलैंड एरिया यानी उत्तर प्रदेश की रामसर स्थल। और यहां पर ये जो प्रश्न दिए गए हैं अगर इनका हम नंबर देखते हैं तो ये जो प्रश्न है आपको कितने प्रश्न करने हैं? 20 प्रश्न करने हैं और 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 4 नंबर आपके यहां से हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे अब ऐसा कोई भी इससे संबंधित नहीं है। तो वही मैंने आपको बताया है कि 60 प्लस 70 प्लस क्वेश्चन की मुख्य परीक्षा में यहाँ पर तैयारी रहेगी। साथ ही साथ जो निबंध है, निबंध में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। निबंध में भी यहाँ से आपको प्रश्न क्या है मिल जाएंगे। जैसे इसमें दिया गया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ये आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना है, लेकिन सिंचाई से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं इनका अध्ययन आपको ज्योग्राफी में भी करना है। ठीक है, ट्यूबवेल से सिंचाई किन क्षेत्रों में होती है, नलकूपों से किस क्षेत्र में होती है ना, तालाबों से सिंचाई सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में होती है, भारत का कितना क्षेत्र सिंचित है, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमी में भी पढ़नी होती हैं और ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़नी होती हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक भूगोल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा क्योंकि आपको 2-2 टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलेगा। ये तो हो गए आपके प्रश्न कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का प्रश्नों का पैटर्न रहता है। तो लगभग 70 प्लस अंक यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं अपने टॉपिक की बात करता हूं तो अगर मैं सबसे पहले, जैसे इसमें एक प्रश्न आया है मानसून, भारतीय मानसून 2020 के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिएगा। तो मानसून को हम समझते हैं, मानसून सत्र भी चल रहा है ना, मानसून का मौसम भी है। तो मैं अपनी शुरुआत भी मानसून से करता हूं, भारत की जलवायु से करता हूं। अगर हम जलवायु से प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूं जलवायु, भारत की जलवायु या जलवायु। और जलवायु में हम पढ़ते हैं सबसे पहले जलवायु एवं मौसम में अंतर, जलवायु एवं मौसम में अंतर, जलवायु एवं मौसम में अंतर। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं जलवायु एवं मौसम में अंतर। तो अगर जलवायु एवं मौसम में अंतर की बात की जाए, डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, तो यहां पर सबसे पहले हम मौसम को देखते हैं। मौसम, मौसम के बारे में याद रखिएगा, वायुमंडल की अल्पकाल की घटना है, वायुमंडल की अल्पकाल की घटना, वायुमंडल की अल्पकाल की घटना, वायुमंडल की अल्पकाल की घटना। तो वायुमंडल की अल्पकाल की घटना होती है। अल्पकाल की घटना का मतलब है कि मौसम कई बार बदल सकता है, एक दिन में या एक सप्ताह में यह कई बार बदल सकता है। जैसे मान लीजिएगा अभी आप देख रहे होंगे कि सुबह मान लीजिएगा आप जागे, सुबह जागे आपने देखा कि अच्छी खासी धूप खिली है और दोपहर आते आते आपने देखा, आते आते आपने देखा कि बादल होगा और शाम आते आते बारिश हो गई। तो सुबह हमें गर्मी लगी, दोपहर में बादल हमें दिखाई दिए, हो सकता है उमस भी लगे, और शाम आते आते बारिश हो गई। जैसे ही शाम को बारिश हो जाती है, अगर आप पंखे में भी सोते हैं, कूलर में सोते हैं या एसी में सोते हैं, तो आप महसूस करेंगे, अगर आप पंखा भी चलाएंगे, केवल फैन चलाएंगे और खुला हुआ मकान है आपका, तो आपको ठंडी सी लगने लगती है। रात में हमें चादर का सहारा लेना पड़ता है, रात में हमें चादर का सहारा लेना पड़ता है, गर्मी से लगने लगती है। तो सुबह गर्मी
दोपहर में शाम तक बरसात और रात में हमें ठंडी लग रही है, इस जो घटना घटित हो रही है वायुमंडल की, इसी घटना को नाम दिया जाता है मौसम। मौसम के बारे में कहा जाता है यह कभी भी बदल सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुबह अगर धूप निकली है तो शाम तक धूप ही निकली रहेगी। हो सकता है शाम तक बादल आ जाए, हो सकता है बारिश हो भी, हो सकता है बारिश ना भी हो। इसलिए लिखा है कि वायुमंडल की अल्पकाल की घटना जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मौसम कहते हैं। यह दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती है। यह दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती है। दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती है। कैसे परिवर्तित होती है? दिन प्रतिदिन यह परिवर्तित होती है जलवायु एवं मौसम। जलवायु, ठीक है, तो यहां पर जलवायु के बारे में लिखा कि यह दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती है, एक सप्ताह में भी परिवर्तित होती है। अगर यहां पर हम जलवायु की बात करते हैं, अभी तक मौसम की बात हो रही थी, अब जलवायु। वायुमंडल की दीर्घकाल की घटना होती है। वायुमंडल की दीर्घकाल की घटना, वायुमंडल की दीर्घकाल की घटना, वायुमंडल की दीर्घकाल की घटना है। जलवायु क्या है? तो जलवायु वायुमंडल की दीर्घकाल की घटना है, लगभग या 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद परिवर्तित होगी। 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद परिवर्तित होती है। कहीं कहीं पर आपको 40 भी लिखा मिलेगा। 50 या उससे अधिक, 50 या उससे अधिक, 50 या उससे अधिक वर्षों में या वर्षों के बाद परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद परिवर्तित होती है। ठीक है, क्या? जलवायु। आपको यह भी लिखा मिलेगा कि जलवायु जो होती है, जलवायु मौसम का औसत होती है, अर्थात जिस प्रकार का मौसम है उसी का अगर हम औसत निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक वर्ष है, अगर मैं कहूं कि एक वर्ष में 12 माह है, एक वर्ष यानी 12 माह है। मैं कहता हूं कि कोई देश है जहां पर एक वर्ष यानी 12 माह में ये देखा गया कि 8 माह तक गर्मी रहती है। ये देखा गया कि 8 माह तक गर्मी रहती है और 2 माह तक क्या रहती है? सर्दी रहती है। और 2 माह के जो 2 माह बचते हैं, 2 माह तक क्या रहती है? वर्षा रहती है, यानी बरसात रहती है, वर्षा ऋतु रहती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं तो 12 महीने में औसत किसका दिख है? 12 महीने में औसत गर्मी का देख है कि वर्ष के अधिकांश समय तक गर्मी रह रही है। एक वर्ष में अधिकांश समय तक गर्मी रह रही है, तो हम कहेंगे एक वर्ष में कोई देश है जहां पर एक वर्ष में गर्मी का जो समय है वो अधिक है, इसलिए हम कहेंगे यहां पर औसतन गर्मी अधिक पड़ती है। यहां पर क्या अधिक पड़ रही है? गर्मी अधिक पड़ रही है। यहां पर सर्दी कम समय की है, बरसात भी कम समय की है, लेकिन गर्मी यहां पर अधिक समय की है। तो हम कहेंगे किस प्रकार का मौसम है? यहाँ का मौसम गर्म है। तो अगर गर्म मौसम है तो इसी के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कि यहाँ की जलवायु भी गर्म प्रकार की है, अर्थात जलवायु जो है वो मौसम का औसत है। जलवायु जो है वो मौसम का औसत है। कौन सा मौसम अधिक है? गर्मी का। तो गर्मी के मौसम के आधार पर भी हम कहेंगे कि उस देश की जलवायु गर्म प्रकार की है। चलिए, तो यहां पर एक बात हम और लिख लेते हैं कि जलवायु जो होती है वो मौसम का औसत होती है। जलवायु क्या है? जलवायु मौसम का औसत होती है। जलवायु मौसम का औसत है। जलवायु क्या है? जलवायु मौसम का औसत है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि सर भारत की जलवायु कैसी है, तो आप लोग बताइए कमेंट में हमें, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत में अगर देखें एक वर्ष में तो गर्मी का समय अधिक रहता है, टाइम पीरियड जो है गर्मी का वो अधिक रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जलवायु उष्ण प्रकार की है, अर्थात भारत की जलवायु गर्म प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण प्रकार की है या गर्म प्रकार की। लेकिन यहां पर कुछ पवनें भी चलती हैं। ये पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, यानी गर्मी के समय यह समुद्र से स्थल की ओर आती हैं और सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती हैं, ऐसी पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। देखिएगा आपके संक्षेप में भी
20 शब्दों में 25 शब्दों में 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। जैसे शारदा नहर पूछा गया, उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स पूछे गए थे पिछले पेपर में। हो सकता है आपसे एक शब्द यही पूछ ले, मानसूनी पवन। मानसूनी पवन, तो मानसूनी पवन की डेफिनेशन होती है ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें। गर्मियों में पानी का टेम्परेचर यानी समुद्र का टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर कम होता है, स्थल का टेम्परेचर अधिक होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर बनने के कारण ये चलती है। अभी मैं आगे डिटेल में समझा रहा हूं। तो केवल अभी यहां पर मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि मानसूनी पवन की अगर डेफिनेशन एक लाइन में भूल ली जाए तो ऐसी पवनें जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर दें, तो ऐसी पवनों को हम मानसूनी पवनें कहते हैं। भारत में भी यह कंडीशन घटित होती है। गर्मियों के समय समुद्र से भारत की ओर पवनें चलती हैं और सर्दियों में स्थल से यानी भारत से समुद्र की ओर पवनें चलती हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि भारत में मानसूनी पवनों का प्रभाव अधिक रहता है। अब समझिएगा भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु एक तो गर्म प्रकार की है, मतलब वर्ष के अधिकांश समय तक गर्मी रहती है। साथ ही साथ ऋतु परिवर्तन के साथ यहां पर अलग प्रकार की पवनें चलती हैं। एक बार स्थल से पवनें समुद्र की ओर जा रही हैं और एक बार समुद्र से स्थल की ओर आ रही हैं। इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कि भारत की जलवायु के संदर्भ में लिखें। अगर यहां पर हम लिखें भारत की जलवायु, यहां पर अगर हम लिखें भारत की जलवायु, तो हम लिखेंगे जो भारत की जलवायु है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की है। उष्ण मानसूनी प्रकार, उष्ण मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है वो उष्ण मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? उष्ण मानसूनी। मानसूनी का अर्थ यहां पर क्या है? यहां पर मानसूनी का अर्थ कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों में यहां पर परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है आइए समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं आपसे। कुछ भी मौसम हो सकता है सीधा पूछ ले, दो अंक के लिए मौसम को डिफाइन कीजिएगा, जलवायु को डिफाइन कीजिएगा, या भारत की मानसूनी पवनों को डिफाइन कीजिएगा, मानसूनी शब्द को डिफाइन कीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। तो तैयारी बाबू आपको ऐसे कराई जाएगी कि आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ ही साथ में अगर निबंध में भी यहां से कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं तो वहां पर भी आप इस ज्ञान का उपयोग कर सकें। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं हम लोग अगले सेशन में देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं मानसून, बात करते हैं मानसूनी, तो देखिएगा मानसूनी की बात की जाए। मानसूनी पहली बात तो अरबी भाषा के मौसम शब्द, अरबी भाषा के मौसम, अरबी भाषा के मौसम शब्द का रूपांतरण है। ठीक है, मानसूनी शब्द कहां से आया है? वास्तव में अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम और उसी को कन्वर्ट कर दिया गया हिंदी में मानसूनी। तो मानसूनी जो शब्द है, मानसून या मानसूनी, यह अरबी भाषा के मौसम शब्द का रूपांतरण है। और इसका अर्थ क्या होता है? अगर इसके मानसूनी अर्थ की बात करें, अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों का उत्क्रमण यानी परिवर्तन। ठीक है, कैसे होता है देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भारत है, भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है। भारत किसका उदाहरण है? भारत प्रायद्वीप का उदाहरण है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर जल हो, जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारत है, भारत के तीन ओर पानी है। अगर मैं कहूं कि हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, अगर हम कहें कि बात कहां की हो रही है, बात हो रही है ग्रीष्म ऋतु की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में अगर मैं पूछूं कि बताइएगा धरातल का टेम्परेचर अधिक होगा, ये धरातल है, या जल का टेम्परेचर अधिक होगा? भारत के तीन ओर पानी है।
तो मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, फिर आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। मान लीजिएगा जून का महीना है, जून का माह चल रहा है। जून के माह में मैं आपको उससे कहता हूं कि एक बकेट, एक बाल्टी में पानी लीजिएगा और ये पानी छत पर रखाइएगा। आपने एक बाल्टी में पानी लिया, आप छत पर चले गए, आपने बकेट को छत पर रख दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रक्रिया आपको सुबह करनी है, 8-10 बजे तक ये प्रक्रिया कर लीजिएगा। अब मैं आपसे कहता हूं फिर से छत पर जाइएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फिर से छत पर जाइएगा। कितने बजे? 2 बजे। अब मैंने 2 बजे फिर से आपको छत पर भेजा। मैंने कहा एक हाथ बाल्टी में डालिएगा, बाल्टी में जो पानी है एक हाथ उसमें डालिएगा और एक हाथ छत पर रखिएगा। आप बताइएगा, इमेजिन कीजिएगा, आपको कौन अधिक गर्म लगेगा? पानी पहले आपको गर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही पानी में हाथ आपका जाएगा तो नीचे आपको पानी ठंडा दिखाई देगा, लेकिन छत पर जैसे ही हाथ रखेंगे वो आपको बहुत गर्म दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि छत पे लगातार हाथ रखे रहेंगे वो ठंडा होने लगेगा धीरे धीरे, नहीं, वो आपको गर्माहट ही देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पानी है, पानी ने जैसे ही पानी पर हीट पड़ती है, पानी पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा, पानी पर जैसे ही सूर्य तप गया, पानी की ऊपर वाली लेयर गर्म हो गई और उसका वाष्पीकरण हो गया, नीचे पानी ठंडा रह गया। यानी पानी की जो परतें गर्म होती रहेंगी सूर्य के प्रकाश से, उनका क्या होता रहेगा? उनका वाष्पीकरण होता रहेगा और नीचे का पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। लेकिन धरातल की प्रवृत्ति ये होती है कि धरातल ऊष्मा को दिन के समय में एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषित करता है। धरातल दिन में ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और रात में इसी अवशोषित की गई ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, यानी बाहर निकालता है। दिन में धरातल ऊष्मा को अवशोषित करता है और रात्रि में ऊष्मा को बाहर निकालता है। गर्मियों में सामान्यतः आपने ऐसा देखा होगा कि छत पर आप लेटे हैं, 10 बजे 9 बजे 10 बजे आप लेटे हैं छत पर, चारपाई पर, आपको गर्मी लग, गर्मी आप जान रहे क्यों लग रही है? क्योंकि एक तो मौसम गर्म है, साथ ही साथ छत पर जो दिन के समय में छत ने या धरातल ने जो ऊष्मा एब्जॉर्ब की है, अब उसका निष्कासन होने लगा, है ना। रात जैसी जैसी सूर्यास्त होगा, उसके कुछ समय के बाद ऊष्मा धरातल से बाहर निकलने लगेगी। जब वस्तु को ऊष्मा नहीं मिलेगी तो जितनी ऊष्मा है उसका वो निष्कासन करने लगे। लेकिन यह ऊष्मा निष्कासित होते होते रात के 2-3 बजे तक आप अनुभव कीजिएगा कि धरातल के पास जो भी ऊष्मा थी, अब उस ऊष्मा का निष्कासन हो गया, अब उस ऊष्मा का निष्कासन हो गया और सुबह के समय लगभग 3 बजे 4 बजे 5 बजे आपको छत बहुत ठंडी से महसूस होगी, क्योंकि जो उसके पास ऊष्मा थी, जो उसके पास हीट थी, जो उसके पास सूर्य तप था, उसने क्या कर दिया? वातावरण को वापस लौटा, वातावरण को उसने वापस कर दिया, ऊष्मा का उसने उत्सर्जन कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? इसलिए कहा जाता है कि धरातल गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं और ठंडियों में अधिक ठंडे होते हैं। तापमान का अंतर अधिकांश धरातल पर देखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापांतर अधिक होता है कहां का? धरातल का। तापांतर का मतलब है तापमान में अंतर, दिन के समय अधिक गर्म और रात के समय अधिक ठंडा। समझ में आ गई बात? तो आप बताइएगा, ग्रीष्म ऋतु में धरातल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में धरातल का टेम्परेचर सर अधिक होगा, क्योंकि धरातल ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि इसके विपरीत पानी का टेम्परेचर कम रहेगा। पानी का टेम्परेचर कम क्यों रहेगा? पानी का टेम्परेचर इसलिए कम रहेगा क्योंकि पानी की जो लेयर गर्म हो गई है उसका क्या हो गया है? उसका वाष्पीकरण हो गया। उसका क्या हो गया है? उसका वाष्पीकरण। एक इक्वेशन है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो टेम्परेचर है, जो ताप है और जो दाब है, टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, यह एक दूसरे के विपरीत आर्थी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर अधिक हो जाता है, तो इसी को हम हाई प्रेशर कहते हैं। और जब प्रेशर कम हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लो प्रेशर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को लो प्रेशर। तो बताइएगा, ग्रीष्म ऋतु में धरातल का टेम्परेचर अगर अधिक है तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? टेम्परेचर अधिक है तो यहां पर बन जाएगा आपका लो प्रेशर। और पानी में टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? यहां पर प्रेशर बन जाएगा हाई प्रेशर। पवन की जो प्रवृत्ति होती है, पवने यानी हवाओं के क्षैतिज संचरण को हम पवन कहते हैं। जब हवाएं क्षैतिज चलती हैं तो हम इन्हें कहते हैं पवन, और अगर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उसे हम कहते हैं वायु। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो गर्मियों के समय जो यहाँ पर हाई प्रेशर है समुद्र में, समुद्र के हाई प्रेशर से धरातल के लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगेंगी। एक कहां आ रही? हमने लिखा ऋतु परिवर्तन के साथ
पवनों में परिवर्तन। अब इसका विपरीत समझ लीजिएगा, एक ग्रीष्म ऋतु की कंडीशन है, शीत ऋतु में इसके विपरीत होगा। शीत ऋतु में क्या होगा कि यहां पर शीत ऋतु में टेम्परेचर धरातल का कम होगा, पानी का टेम्परेचर अधिक होगा, जिस कारण से पानी पर लो प्रेशर, धरातल पर हाई प्रेशर, जिस कारण से पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेंगी। तो गर्मी के मौसम में धरातल की ओर और सर्दी के मौसम में धरातल से समुद्र की ओर। तो ऋतु में जैसे ही परिवर्तन हो रहा है वैसी पवनें भी क्या कर रही हैं, अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही हैं। ये किसका अर्थ है, यही होता है मानसूनी। मानसून का अर्थ यही होता है, आप इसे पवन भी बोल सकते हैं, मानसूनी पवनें बोल सकते हैं इनको। अगर कोई आप उससे पूछे मानसून क्या है, तो मानसून किसे कहते हैं, ऐसी पवनें, ऐसे पवनों के साथ। अब देखिएगा यहाँ पर अगर इसी को और डिटेल में करें, अगर यहाँ पर समुद्र का टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी गर्म होने के बाद वाष्पीकरण हो गया, तो ये वाष्पीकृत पानी से बादल बन जाएंगे, और जब पवनें यहाँ से समुद्र से धरातल की ओर चलेंगी तो वह पवनें अपने साथ बादलों को लेकर भी जाएंगी, जिस कारण से भारत देश में मानसून का आगमन हो जाएगा, मानसून का आगमन हो जाएगा, भारत में मानसून आ जाएगा। बात समझ में आई इतनी? तो मानसूनी अरबी भाषा के मौसम शब्द का रूपांतरण है। अर्थ क्या होता है, अर्थ मैंने लिख दिया है, कैसे कार्य करता है मैंने ये भी आपको समझा दिया है, ठीक है। इसका विपरीत भी आप समझ सकते हैं, शीत ऋतु में क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, या चाहे तो मैं यहाँ पर शीत ऋतु का आपको शीत ऋतु का भी यहाँ पर बना के दिखा देता हूं। शीत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, शीत ऋतु की अगर बात करें, मान लीजिएगा ये भारत का मानचित्र है और हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु की, हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होगा, धरातल का टेम्परेचर कम होगा और पानी का टेम्परेचर अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही। याद रखिएगा, धरातल गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं, सर्दियों में अधिक ठंडे होते हैं। धरातल गर्मियों में अधिक गर्म होते हैं, सर्दियों में अधिक ठंडे होते हैं। इसलिए धरातल पर जैसे जैसे समुद्र से अंदर की ओर आएंगे, इसलिए धरातल पर मौसमी विभिन्नताएं या जलवायु विषमताएं धरातलीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। अब यहाँ पर टेम्परेचर अगर कम है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा लो प्रेशर। पवनें कहां से कहां की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अभी केवल मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है वो समझा रहा हूं कि पवनें कहां से कहां की ओर चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये भारत की ओर आ रही हैं, ये भारत से समुद्र की ओर जा रही हैं। तो एक आता हुआ मानसून हो गया और एक हो गया लौटता हुआ मानसून। तो मानसून शब्द यूज कर रहे हैं ना, तो मानसून इसलिए शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर देगा। बोलिएगा, बात समझ में आई इतनी? चलिएगा इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर हम चलें तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो कारक मैं लेता हूं, पहले कारक लिखा देते हैं फिर समझाते हैं। पहला, भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत की स्थिति के आधार पर भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार है? तो पहला हो जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। दूसरा, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, अर्थात भारत के 3 ओर जल है, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, प्रायद्वीपीय स्थिति, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। तीसरा हो जाता है हिमालय पर्वत की स्थिति, हिमालय पर्वत की स्थिति, हिमालय पर्वत की स्थिति। ठीक है, उसके बाद चौथा हो जाता है उच्चावच यानी ऊंचाई। चौथा क्या हो जाता है? उच्चावच यानी ऊंचाई। उसके बाद पांचवा हो जाता है, ऑप्शन में लिखते हैं, वायुदाब एवं पवन। वायुदाब में अंतर और एवं पवन, वायुदाब एवं पवन,
पांचवा पॉइंट हो जाता है वायुदाब एवं पवन। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम मुख्य परीक्षा के लिहाज से पढ़ें से तो मुख्य परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिएगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में देखें तो पूछ लेगा आपको ऑप्शन के आधार पर, प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से पढ़ाएंगे, अभी आपसे दे देगा कि निम्न कारकों में से कौन सी भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। ए प्रारंभिक परीक्षा का है। प्रारंभिक परीक्षा में चाहे पीसीएस के दीजिएगा, चाहे आरओ के दीजिएगा, चाहे बीओ के दीजिएगा, चाहे एलटी ग्रेड के दीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आप बहुत बढ़िया संस्थान में हैं। यहाँ के टीचरों के बारे में आप अन्य विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, अपने मुंह से हम अपना तारीफ नहीं करेंगे, आप यहाँ के बच्चों से पूछ सकते हैं। और जो हमें देख रहे हैं वो जरूर बताएं नए विद्यार्थियों को कि किस प्रकार से आपको टीचिंग की जाती है। कथनी और करनी में -1% का भी कोई अंतर नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही है ना। हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ बोलें और कुछ करें। जितनी ईमानदारी से अभी आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी ही ईमानदारी से, इतनी ही लगन से आपके बैच में भी आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो अगर हम जैसे क्वेश्चन बनाएं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है, निम्न कारकों में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा उसमें एक ऑप्शन दे दें हम उच्चावच, दूसरा ऑप्शन दे दें भारत के तीन ओर समुद्र का होना यानी भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, तीसरा ऑप्शन हम दे देते हैं भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार, और चौथा ऑप्शन हम दे देते हैं भारत की देशांतरीय स्थिति। तो बताइएगा यहाँ पर देशांतर का मैंने कुछ लिया है? नहीं। भारत को प्रभावित करने वाले एक कारक होते हैं अक्षांश, प्रायद्वीपीय स्थिति, हिमालय पर्वत की स्थिति, उच्चावच एवं वायुदाब एवं पवन। ठीक है, तो ये कारक है। मुख्य परीक्षा के लिहाज से, प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से, दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप समझिएगा। पहला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, अगर हम भारत का अक्षांशीय विस्तार ज्ञात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, विस्तार का मतलब होता है फैलाव। अगर हम भारत का मानचित्र बनाते हैं तो देखिएगा, अगर भारत के मानचित्र को बनाएं, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है, समझाने के लिए बना देते हैं। यहां पर एक यहां से जहां से प्रारंभ हो रहा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और जहां तक इसका फैलाव ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ये कितना है? ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत के बीचों बीच से जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। तो भारत का अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन तक है। 37 डिग्री 6 मिनट एन तक, यानी अक्षांश रेखा के आधार पर भारत कहाँ है? अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, यहां पर मान लीजिएगा एक पृथ्वी बनाए हम, एक ग्लोब है आपका, और इस ग्लोब में अगर हम दर्शाएं, यहां पर एक यहां विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है जिसका नाम कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा होती है जिसका नाम मकर रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका नाम कर्क रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका नाम मकर रेखा है। सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार, सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार क्या होता है? सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर पहुंचती हैं, और एक बार सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पहुंचती हैं। वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं और एक बार सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जाती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? तो इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंध। क्या नाम दिया जाता है? उष्ण कटिबंध नाम दिया जाता है कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। देखिएगा, अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, मतलब हमारा भारत यहां होगा। तो भारत
का जो नीचे वाला भाग है यानी कर्क रेखा के नीचे वाला भाग, यह भाग उष्ण कटिबंध में है और ऊपर वाला भाग जो है कर्क रेखा उष्ण कटिबंध के ऊपर उपोष्ण कटिबंध होता है। तो कर्क रेखा के नीचे का भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भारत का क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। अब भारत के तीनों ओर पानी है, यानी यहां पर पानी भी है। सूर्य की किरणें एक बार इस यहां पर आती हैं, यानी कर्क रेखा पर आती हैं 21 जून को। 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर आती हैं तो कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य तप की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कर्क रेखा पर क्या होता है, इसलिए कर्क रेखा पर टेम्परेचर जून के महीने में अधिक होता है। इसलिए कर्क रेखा पर इसलिए कर्क रेखा पर हम कह सकते हैं जो तापमान है वो अधिक रहता है। कब अधिक रहता है? जून में। ठीक है, एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर आती हैं और एक बार सूर्य की किरणें कहां चली जाती हैं? मकर रेखा पर। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर आएंगी विषुवत रेखा को पार करके, तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जब इस क्षेत्र का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो यहां पर भारत के तीनों ओर पानी है, पानी का भी टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, जिस कारण से बाष्पीकरण यहां पर अधिक होगा, जिस कारण से बाष्पीकरण अधिक होगा। अब इसको सर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसको इस प्रकार से, देखिएगा इसको सर किस प्रकार से लिखेंगे? इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जिस कारण से सूर्य तप यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। जिस कारण से सूर्य तप की प्राप्ति क्या होती है? अधिक होती है। जिस कारण से सूर्य तप की प्राप्ति क्या होती है? जिस कारण से सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। ठीक है, साथ ही साथ दैनिक तापांतर भी अधिक रहता है। यानी दिन में अधिक टेम्परेचर और रात में कम, है ना, तभी तो दैनिक तापांतर अधिक कहेंगे। दिन और रात के तापमान में अंतर, दैनिक तापांतर अधिक रहता है। दैनिक तापांतर अधिक रहता है। ठीक है, अब देखिएगा दैनिक तापमांतर या सूर्य तप की अधिक प्राप्ति होने के कारण जो भारत के तीन ओर पानी है वो पानी क्या होगा? पानी गर्म होगा, गर्म पानी से वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण से बादल बनेंगे। तो हम इतना नहीं लिखेंगे कि बादल बनेंगे, हम आगे लिखेंगे जिस कारण से ही मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तापमान यहां पर एक फैक्टर हो गया, जिस कारण से मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अब यहां पर एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलेगा। एग्जामिनर आपके साथ क्या गेम खेलेगा? यहां पर मैंने लिखा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य तप वर्षभर प्राप्त होता है, इसलिए विषुवत रेखा का टेम्परेचर अधिक। वो अक्षांशीय विस्तार के स्थान पर यहां पर तापमान भी लिखकर दे सकता है। तापमान अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम किसकी गणना करते हैं? तापमान की। अगर मैं आपसे कहूं ये हमारी पृथ्वी है और यहां पर 0 डिग्री है, तो जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान की कमी होगी। तो अक्षांश रेखाएं क्षैतिज खींची जाती हैं और अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम तापमान की गणना भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भारत के अक्षांशीय विस्तार की जगह तापमान भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक हो जाता है। तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक हो जाता है। जहां पर तापमान अधिक रहेगा वहां का पानी अधिक मात्रा में गर्म होगा। लेकिन तापमान जलवायु को प्रभावित करने वाला या अक्षांशीय किसी भी देश की अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक नहीं हो सकती है। कोई भी एक फैक्टर किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता है, कई सारे फैक्टर होते हैं। अगर मैं कहूं कि जहां पर तापमान है वहां पर वर्षा अधिक होगी, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर राजस्थान का टेम्परेचर अधिक रहता है तो राजस्थान में वर्षा अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तापमान एकमात्र कारक नहीं है।
दूसरा कारक भी है भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, यानी भारत के तीन ओर जल का होना। अब तापमान भले ही अधिक बना रहे, अगर पानी ही नहीं है तो बाष्पीकरण कैसे होगा बताओ? बाष्पीकरण कैसे होगा? तो तापमान के साथ साथ अन्य फैक्टर भी महत्वपूर्ण है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, तो दूसरे फैक्टर की ओर आते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। दूसरे फैक्टर की ओर आते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति। अब इसी को हम अन्य भाषा में क्या लिख सकते हैं? दूसरी भाषा में दूसरे शब्दों में हम इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं भारत के तीन ओर जल का होना। 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 तो अगला फैक्टर इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं भारत के तीन ओर जल का होना। देखिएगा, भारत का अगर मानचित्र बनाएं, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है और भारत के तीन ओर पानी है। अभी जैसे समझाए थे आपको, भारत के तीन ओर पानी होने के कारण यहां भारत के तीन ओर पानी है और यहां से एक रेखा गुजरती है। यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? यहां से एक रेखा गुजरती, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती? यहां से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो जब कर्क रेखा ये है, जब सूर्य का प्रकाश धीरे 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 कर्क रेखा की ओर जाएगा। कब जाएगा? तो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर अगर विषुवत रेखा है, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश कब पहुंचेगा? विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है 21 मार्च को। 21 मार्च को अगर सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर है तो धीरे 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 ये उत्तर की ओर बढ़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा, भारत देश में आएगा, कर्क रेखा पर पहुंचेगा कब? 21 जून को। तो अभी बताइएगा, जब ये जून में यानी मार्च से अप्रैल मई जून यहां तक सूर्य का प्रकाश इस समय यहां पर रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ के पानी को भी गर्म करेगा। पानी भी गर्म होगा। जब टेम्परेचर अधिक, पानी गर्म होगा तो पानी के गर्म होने से क्या होगा? जल वाष्प का निर्माण होगा, यानी बाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी और बाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। बाष्पीकरण की प्रक्रिया से किसका निर्माण हो जाएगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निर्माण हो जाएगा बादलों का। ठीक है, तो भारत के तीन ओर जल है। भारत के तीन ओर अगर जल नहीं होता तो तापमान जो फैक्टर है वह भी जलवायु को प्रभावित करने में असमर्थ हो जाता। तब और कुछ फैक्टर लगाते, तब और कोई फैक्टर होता। तो भारत के तीन ओर पानी, भारत के तीन ओर पानी क्या करता है? वाष्पीकरण के लिए या जलवाष्प के निर्माण के लिए आदर्श कंडीशन उत्पन्न करता है, आदर्श दशा उत्पन्न करता है। ठीक है, साथ ही साथ भारत के तीन ओर जल है और जल की प्रवृत्ति होती है, या जल की जगह हम स्थल लिखते हैं। स्थल जो है जल्दी से गर्म होते हैं एवं जल्दी से ठंडे होते हैं। जल्दी से क्या हो जाते हैं? ठंडे होते हैं। जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यहां पर ग्रीष्म ऋतु लिखें, अगर यहां पर हम ग्रीष्म ऋतु लिखते हैं तो यहां का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसके कारण से यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? यहां पर बन जाएगा लो प्रेशर और यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। यहां पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलने लगेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलने लगेंगी। इसी को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे कि भारत के तीन ओर जल होने के कारण ही ताप और दाब में अंतर उत्पन्न हो रहे हैं। यहां पर टेम्परेचर अलग, यहां पर टेम्परेचर अलग, यहां पर दाब अलग, यहां पर दाब अलग। तो भारत के तीन ओर जल होने के कारण ही दाब और ताप में अंतर उत्पन्न होते हैं। दाब और ताप में अंतर के कारण ही पवनों की उत्पत्ति होती है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुदाब को हम यही समझ लेते हैं। वायुदाब को हम यही समझ लेते हैं कि भारत के तीन ओर जल होने के कारण, भारत के तीन ओर जल है जिसके कारण यहां लिखते हैं ताप एवं दाब में अंतर से, ताप एवं दाब, ताप एवं दाब में अंतर से, ताप एवं दाब में अंतर से पवन की उत्पत्ति हो जाती है।
और पवन के लिए आदर्श कंडीशन है, पवनें तभी उत्पन्न होती हैं जब एक स्थान पर हाई प्रेशर बने और दूसरे स्थान पर लो प्रेशर बने, और पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। तो ताप एवं दाब में अंतर से पवन की उत्पत्ति होती है, एवं पवन हाई प्रेशर से एचपी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। अब देखिएगा, इसी चीज को हम बढ़ाते चलें, इसी चीज को और व्यापक बनाएं कि अब इसी जितनी चीजें समझाई हैं एक लाइन में समझिए। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण, भारत के तीन ओर जल होने के कारण ही ताप एवं दाब में अंतर से पवन की उत्पत्ति होती है, और पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति या भारत के तीन ओर जल होने के कारण ही ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि स्थल जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, इसलिए गर्मियों में स्थल पर अधिक गर्मी रहती है, जबकि सर्दियों में स्थल पर अधिक सर्दी रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि दिल्ली में गर्मियों के समय अधिक गर्मी रहती है जबकि सर्दियों के समय अधिक सर्दी। तो बताया जाता है वहां पर क्या है, दिल्ली चारों ओर से धरातल से घिरा है, समुद्र से दूर है, स्थल है, और स्थल की विशेषता है कि स्थल जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से क्या होते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं, जल्दी से गर्म होते हैं और जल्दी से क्या हो जाते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। बात समझ में आई? भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति भी समझ लिए, ताप एवं दाब में अंतर भी समझ लिए, और क्या समझ लिए, पवन भी समझ लिए। तो एक ही इससे हमने ये दो चीजें और समझ ली। अब एक आती है हिमालय की स्थिति। अगर हम हिमालय की स्थिति की बात करते हैं, अगले फैक्टर की बात की जाए कि हिमालय किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, हिमालय की स्थिति। तो हिमालय को भारत का पहरेदार कहा जाता है, हिमालय को भारत का पहरेदार। एक किससे हमारी रक्षा करता है, तो देखिएगा, अगर हम हिमालय की बात करते हैं, अगर हम हिमालय की बात करें तो एक मैं ओरल सा मानचित्र बना देता हूं, पहले देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर हिमालय पर्वत है, यहां पर ये लंबी पर्वत श्रृंखला एक जो फैली हुई है, ये आपकी हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये आपकी क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या करता है, हिमालय पर्वत आगे ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर भारत का अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर कहीं ना कहीं 66 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री से ध्रुवीय पवनें चलती हैं। पवनें स्थायी पवनें होती हैं, अस्थायी पवनें होती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से, ध्रुवीय क्षेत्र जो है 90 डिग्री है, चाहे 90 डिग्री उत्तरी हो चाहे 90 डिग्री दक्षिणी हो, तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ध्रुवीय पवनें चलती हैं, और ये ध्रुवीय पवनें बहुत बर्फीली होती हैं, यानी बर्फ लिए रहती है अपने साथ, बहुत ठंडी होती हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ये ध्रुवीय पवन आ रही है, ध्रुवीय पवन, ये ध्रुवीय पवन आ रही है। तो हिमालय क्या करता है, इन ध्रुवीय पवनों को भारत में आने से रोकता है। ध्रुवीय पवनें ठंडी पवनें होती हैं, ठंडी। ध्रुवीय पवन कैसी पवन है, ध्रुवीय पवन ठंडी पवनें होती हैं, और हिमालय क्या करता है, भारत में आने से इन्हें रोकता है। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी अगर हम बनाते हैं, यहां पर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला मानसून, इसको ऐसे कर देते हैं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला मानसून जब आगे बढ़ता है तो यह हिमालय पर्वत से ही टकराकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में क्या करता है, वर्षा करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय पर्वत एक तो बंगाल की खाड़ी से जाने वाले मानसून को रोककर वर्षा कराता है, साथ ही साथ ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली शीत लहरें या ध्रुवीय लहरों से भारत की रक्षा करता है, भारत में आने से इन्हें रोक देता है। तो ये हिमालय पर्वत का महत्व हो जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत का महत्व हो जाता है। अगला एक है उच्चावच, ऊंचाई। उच्चावच को ही हम ऊंचाई कहते हैं, उत्तुंगता भी कहते हैं, ऊंचाई, उच्चावच, उच्चावच। उच्चावच के बारे में अगर हम बात करते हैं, ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिएगा ये कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है और ये मैदानी क्षेत्र है। ये कोई यहां पर ये कोई पर्वत है, एक पर्वत है, और यहां पर कोई मैंने एक मैदानी क्षेत्र बनाया, यहां पर एक मैदान है। जैसे जैसे आप
मैदान से पर्वतों की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैदान के से पर्वतों की ओर बढ़ेंगे, कहने का मतलब है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में क्या आएगी? कमी। अगर मैं कहूं गर्मी के मौसम में आपको घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, तो आप कहां जाएंगे? गर्मी के मौसम में हम घूमने या पिकनिक मनाने कहां जाएंगे? पर्वतों पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ऊंचाई बढ़ने पर, अगर ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आती है। तापमान में क्या आ जाती है? ऊंचाई अगर अधिक होगी, ऊंचाई अधिक, तो तापमान कम। तापमान कम कितना कम होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। सामान्य ताप ह्रास दर कितनी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान अधिक रहेगा, मैदानी क्षेत्रों का तापमान कम रहेगा। अब यहां पर देखिएगा, मैं अपनी बात को काट रहा हूं। मैंने कहा भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। मैंने यहां पर भारत का मानचित्र बनाया, मैंने यहां पर भारत का ये मान लीजिएगा ओरल एक मानचित्र बना दिया, और मैंने यहां से एक रेखा गुजार दी। मैंने कहा यहां पर एक शहर है, एक ही अक्षांश पर एक शहर है आगरा, और यहां पर इसी अक्षांश पर एक शहर है दार्जिलिंग। हमने कहा अगर ये दार्जिलिंग, यहां पर पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, कौन सी है? दार्जिलिंग है। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र पर है। आप जानते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कम होता है और आगरा का टेम्परेचर अधिक रहता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों सेम अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी आगरा में अधिक गर्मी रहती है जबकि दार्जिलिंग में अधिक ठंडी रहती है। क्यों? तो आप कहेंगे कि अक्षांश एकमात्र कारक नहीं है जो तापमान को प्रभावित करे। देखिए, मैं बदल गया अपनी बात से। बदल इसलिए गया क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। बदल इसलिए गया क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी कहा था कि अक्षांश है, अक्षांश तापमान को निर्धारित करती है ना? अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, वहां पर तापमान अधिक, 5 डिग्री अक्षांश है, वहां पर 0 की अपेक्षा और कम, 90 डिग्री है वहां का और कम। जैसे जैसे अक्षांश रेखा की संख्या बढ़ती जाएगी, अक्षांश का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों शहर दार्जिलिंग और आगरा एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, उसके बावजूद भी आगरा का टेम्परेचर अधिक और दार्जिलिंग का तापमान कम रहता है। क्यों? तो आप कहेंगे उच्चावच फैक्टर कार्य कर रहा है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर कार्य कर रहा है? यहाँ पर फैक्टर कार्य कर रहा है उच्चावच। कौन सा फैक्टर? उच्चावच फैक्टर यहाँ पर कार्य कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। जो आगरा है ये मैदानों में है, आगरा है ये मैदानी क्षेत्र में है, और दार्जिलिंग जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर कम होगा और यहां पर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? तो प्री और मेंस के हिसाब से दोनों में आपको कंफर्टेबल रहेगा। अब देखिएगा, यहां पर मैंने एक आपको क्वेश्चन समझाया, अब मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। भारत के तीन ओर जल का होना। मैं कह रहा हूं यहां पर एक शहर है मुंबई, मैं कह रहा हूं यहां पर एक शहर है जिसका नाम क्या है? मान लीजिएगा यहां पर एक शहर है, एक यहां पर मान लेते हैं महत्वपूर्ण शहर चेन्नई। मैं कह रहा हूं यहां पर एक शहर है कोलकाता, और एक शहर यहां पर है जिसका नाम है दिल्ली। मैं कह रहा हूं बताइएगा तीनों में कहां पर, सॉरी 4 हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, कहां पर वार्षिक तापमान या दैनिक तापमान तर अधिक रहेगा? बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा प्री में आपसे, तो दिल्ली का तापमान तर अधिक रहेगा, दैनिक तापमान तर अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि दिन में अधिक गर्म रहेगा और रात में अधिक ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये समुद्र के किनारे जो है, समुद्र के किनारे समुद्री प्रभाव होने के कारण, समकारी जलवायु होने के कारण यहाँ पर वर्ष भर एक समान मौसम रहता है। अब मुंबई में कभी भी जाइएगा घूमने, आप में से कई सारे लोग गए भी होंगे, आप देखेंगे मुंबई में एक समान मौसम पाया जाता है, मौसमी विविधताएं कम पाई जाती हैं, जबकि स्थल खंड पे मौसमी विविधताएं अधिक होती हैं।
उत्तर भारत के लोगों को गर्मियों के मौसम में अधिक गर्मी लगती है, जबकि मुंबई के लोगों को ना तो गर्मी का एहसास होता है ना ही सर्दी का एहसास होता है। बरसात का तो होता है, क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे पवन समूह ढाल पर है, वर्षा में पढ़ाएंगे। वो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, भूगोल आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आप कहेंगे वास्तव में सर ने बहुत इंटरेस्टेड पढ़ाया है। और ये टॉपिक जो भारत की जलवायु, ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। बताइएगा अभी तक की बात समझ में आई? तो मैं ये कह रहा था, तो आप बताएंगे कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री जलवायु, समकारी जलवायु, समुद्र के किनारे होने कारण समुद्र और जल दोनों का प्रभाव यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर एक समान मौसम रहता है, समकारी जलवायु कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? समकारी। जितना मैंने अभी पढ़ाया है आपको 40, 55, 45 मिनट की क्लास, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस और निबंध, अगर निबंध में भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो वहां पर भी अगर कोई विशेषता अगर डालनी हो तो आप वहां भी डाल सकते हैं। कमेंट करके अनुरोध है आपसे, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपको सूचनाएं प्रेषित की जाती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।